ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति आपको पढ़ना है, ठीक है। वृत्तीय गति का जो है अंतिम टॉपिक है ये ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति, ठीक है ना। जब किसी पिंड को द्रव्यमान का कोई पिंड है उसको बांध करके और हम किसी ऊपर से नीचे ऐसे ही एक वृत्त में घुमाते हैं, समझ रहे बात को ना। एक बार वो पिंड जैसे एक सेंटर आपका है, एक बार वो पिंड नीचे हो, फिर वो पिंड यहाँ आ जाए, फिर ऊपर चला जाए, फिर इधर आ जाए, फिर यहाँ आ जाए, तो ऐसे वृत्त में घुमाएंगे हम, तो ऐसी गति को हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति, समझ रहे हैं। ऐसी गति में जो चाल होती है वो हमेशा बदलती रहती है। वेग तो बदलता ही रहता है, वेग तो बदलेगा ही, दिशा हमेशा बदलेगी, तो वृत्ताकार पथ में तो हमेशा वेग बदलेगा ही, लेकिन यहाँ चाल भी बदलती रहती है। उसकी चाल कभी ज़्यादा कभी कम, वो डोरी के तनाव पर निर्भर करता है कि डोरी का तनाव कितना है ना। नीचे की तरफ क्या होता है, डोरी का तनाव बहुत ज़्यादा होता है। जब वो वस्तु नीचे की तरफ घूम के आती है तो वेग ज़्यादा रहता है, ज्यों-ज्यों ऊपर की तरफ जाती है डोरी का तनाव कम होता जाता है ना। ऊपर डोरी तनाव सबसे कम रहता है, इसलिए सबसे कम तनाव होने पर वेग जो है बहुत कम हो जाता है। तो ऐसी ही गति के बारे में हम अध्ययन करेंगे यहाँ पे, और विभिन्न बिंदुओं पर डोरी का तनाव क्या होता है, कण का वेग क्या होगा, है ना, इसके संबंध में हम अध्ययन करेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, ये ओ सेंटर है, एक चीज आप ध्यान से समझिएगा, ओ सेंटर है, यहाँ ओ से लेकर ए तक एक धागा है या एक डोरी है ना, एक डोरी है, एक कण यहाँ पर लटका हुआ, मान लो यही कण जो पी वाला है पहले शुरुआत में यहाँ पर था, तो ओ से लेकर ए तक, ठीक है ना, डोरी की लंबाई है, और वही ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाने पर उस वृत्त की त्रिज्या भी हो जाएगी, ठीक है। कण यहाँ पहुंचा है, फिर यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ पहुंचेगा, ऐसे ऊर्ध्वाधर वृत्त में ये घूमेगा। किसी समय पर, है ना, कण हमारा यहाँ पर है, किस बिंदु पर, बिंदु P पर है, बिंदु P पर कण घूमते घूमते यहाँ पहुंच गया, जो कि ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्व की अवस्था से थीटा कोण पर है। अब ये थीटा कोण कोई पर्टिकुलर कोण नहीं लिया हमने कि 10 अंश है, 20 अंश है, 30 अंश है, 90 अंश है। जो सूत्र निकलेगा उसमें 90 रख देंगे थीटा की जगह पे, माना जाएगा कण हमारा यहाँ पे है, 180 अंश रख देंगे, माना जाएगा कण हमारा यहाँ पहुंच गया, तो वो तो जनरल आपका निकल रहा है। तो ऊर्ध्वाधर अवस्था से थीटा कोण पर कोई कण हमारा है, वो बिंदु P पर स्थित है, यहाँ पर स्थित, ठीक है। यहाँ पर कण है, किसी भी कण का जो भार होता है, भार उसका mg, वो ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ काम करता है। किसी पिंड का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ काम करता है, पिंड को चाहे जिस भी अवस्था में क्यों ना रखा जाए। तो ये पिंड हमारा है, इस पिंड का जो भार है वो mg ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ काम करेगा। अब देखो थीटा का ये कोण है, तो ये भी कोण थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये रेखा आप देख रहे हैं, ये रेखा जो है इसके समांतर है, इन दोनों समांतर रेखाओं को ये तिर्यक रेखा मिला रही है। तो ये दोनों कोण आपस में कौन से कोण होंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे या संगत कोण होंगे, और संगत कोण जो है वो बराबर होते हैं, जानते हैं आप। ये थीटा होगा, ये भी थीटा हो जाएगा। अब इस mg के दो घटक हो जाएंगे, mg के दो घटक हो जाएंगे, एक हो जाएगा mg cos थीटा, इधर की तरफ से mg cos थीटा, एक घटक इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका mg sin थीटा, ये हो जाएगा mg cos थीटा, ये हो जाएगा mg sin थीटा, दो घटक हो जाएंगे mg cos थीटा और mg sin थीटा। क्लियर बात हो गई ना। mg cos थीटा जो है वो डोरी के तनाव, डोरी का जो तनाव होता है वो हमेशा केंद्र की तरफ काम करेगा, डोरी का तनाव हमेशा केंद्र की तरफ काम करेगा। ये ऊपर की तरफ डोरी का तनाव काम कर रहा है, इधर की तरफ mg cos थीटा है, ठीक है ना। इन दोनों का जो परिणामी होगा, अर्थात P माइनस mg cos थीटा, ये तो परिणामी होगा। ऊपर की तरफ डोरी का तनाव है T, अगेंस्ट डायरेक्शन में mg cos थीटा वही पिंड के भार का घटक है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है। इन दोनों का जो परिणामी होगा अर्थात P माइनस mg cos थीटा, यही
उस पिंड को ऊर्ध्वाधर वृत्त में घूमने के लिए अभिकेंद्र बल प्रोवाइड कराएगा। क्या प्रोवाइड कराएगा? अभिकेंद्र बल। अगर ये पिंड हमारा v वेग से, इस बिंदु पर किस वेग से? v वेग से घूम रहा है, तो t माइनस mg cos थीटा ये mv² डिवाइड बाई r के इक्वल होगा। ये तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं ना? mv² r जो है, mv² बटे r जो है अभिकेंद्र बल है, और प्रत्येक पिंड को वृत्ताकार पथ में घूमने के लिए एक अभिकेंद्र बल चाहिए। वो अभिकेंद्र बल कहां से मिलेगा? यहाँ पर t माइनस mg cos थीटा के बराबर जो बल बचेगा हमारा, वही अभिकेंद्र बल के बराबर होगा। या t इक्वल टू हो जाएगा, पक्षांतर कर दो, ये हो जाएगा mg cos थीटा प्लस mv² डिवाइड बाई r। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक है ना? कोई दिक्कत? अब चलिए फिर से आइए, फिर जरा इस चित्र में आ जाओ। इस चित्र में आप आ जाइए। कण हमारा यहां पर है, इसका वेग क्या है? v है। तो यहां पर कण का जो, कण के पास जो गतिज ऊर्जा होगी वो कितनी हो जाएगी? 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है हाफ mv²। यहां पर कण का जो वेग है वो v है, द्रव्यमान तो m है, तो हाफ mv² ये गतिज ऊर्जा हो गई। ठीक है? यहां पर अब ये कण ऊपर जा रहा है, कण का वेग परिवर्तनशील है। यहां पर सबसे ऊपर बिंदु क्या है? a' है। सबसे ऊंचाई पर कौन सा बिंदु है? a'। तो a' बिंदु सबसे ऊंचाई पर है, यहां पर कण का वेग मान लो va' है, va'। तो यहां पर कण के पास कितनी गतिज ऊर्जा हो जाएगी? 1/2 mva'²। हाफ mv² यहां पर, हाफ mva' यहां पर। ये कम मान होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि v' का मान कम होगा, जो जो कण ऊपर जाएगा वैसे वैसे वेग उसका घटेगा, तो ये गतिज ऊर्जा आपकी कम होगी, ये ऊर्जा ज्यादा है। इसका मतलब गतिज ऊर्जा में कमी आ रही है। कितनी कमी आ रही है? जब ध्यान देना, 1/2 mv² माइनस 1/2 mva'। ये गतिज ऊर्जा किस बिंदु पर है? बिंदु P पर है। ये दूसरी वाली जो गतिज ऊर्जा है वो किस बिंदु पर है? ये बिंदु a' पर है। तो गतिज ऊर्जा में कमी आई कितनी? अब ये गतिज ऊर्जा गई कहां? गतिज ऊर्जा जो गई है वो स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई है। जब कण हमारा यहाँ पर है, तो समझ लीजिए जमीन आपको मान लो यहाँ पर है, तो वो इस ऊंचाई पर है, कितनी ऊंचाई पर है, और जब कण यहाँ पहुंच गया तो कितना ऊंचा निकल गया? पहले इतनी ऊंचाई पर था, अब इतनी ऊंचाई पर हो गया। तो गतिज ऊर्जा वृद्धि, माफ कीजिएगा, स्थितिज ऊर्जा वृद्धि हो गई ना। स्थितिज ऊर्जा होती है mgh, तो mg तो वही है, ऊंचाई बढ़ गई। पहले ऊंचाई जमीन से इतनी रही थी, अब जमीन से ऊंचाई इतनी हो गई है, तो डिफरेंस कितना ऊंचाई में आया? यहां से लेकर यहां तक। तो mgh के फार्मूले में जितनी ऊंचाई में डिफरेंस आया है, क्योंकि mg तो वही है, ऊंचाई में जो डिफरेंस है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्थितिज ऊर्जा में जो वृद्धि हुई है वो पता हो जाएगा। और ये वृद्धि क्यों हुई है? क्योंकि गतिज ऊर्जा में हमारे कमी आई है। चलिए, तो हो जाएगा ये बराबर mgh की जगह क्या हो जाएगा? देखो, यहां से यहां तक की ऊंचाई, देखो यहां से यहां तक की ऊंचाई तो r है, ये तो हो गया r, और यहां से यहां तक की जो दूरी है तो क्या होगी? r cos थीटा। अरे ये कोण आपका थीटा है, ये भुजा जो है r में त्रिज्या होगी ना, ये OP हमारी त्रिज्या है, तो cos थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार का मान होगा r cos थीटा ना, ये दूरी r cos थीटा और ये दूरी r, दोनों को ऐड करोगे तो होगा r प्लस r cos थीटा, r प्लस r cos थीटा, तो हो जाएगा ये r का मान 1 प्लस cos थीटा। देखो सही इतना है, यहां देखो कोई समस्या तो नहीं है। ठीक है, ये गतिज ऊर्जा में कमी आई, इतनी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हो गई। m से m हर जगह से काट दो, ये हो जाएगा v² माइनस va' v² माइनस va' बराबर 2 को गुणा कर दो यहाँ पे 2rg ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा।
2rg 1 प्लस cos थीटा। यहाँ तक ठीक है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब चलिए, अब क्या करेंगे हम, इसको पक्षांतर कर दो, हो जाएगा v स्क्वायर बराबर, उधर जाएगा ये v a डैश स्क्वायर प्लस 2rg ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा। देखो सही इतना है, ये हो गया समीकरण में, इसको 2 कर दे, ये 2 कर लीजिए इसको। अब ये v स्क्वायर की जो वैल्यू है v a डैश के टर्म में, ये वैल्यू उठा के यहां रख दीजिए इस समीकरण में। तो t इक्वल टू हो जाएगा mg cos थीटा प्लस m अपान r। m की स्क्वायर बटे r होता है, m पर r लिख दिया इसको। अच्छा v स्क्वायर, अब ये रख दे रहे हैं v a डैश स्क्वायर प्लस 2rg ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा। देख लो अच्छे से, कितना हो गया? t इक्वल टू क्या हो गया? mg cos थीटा प्लस m अपान r ब्रैकेट में v a डैश स्क्वायर प्लस 2rg ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा। क्लियर बात हो गई मुझे? अब चलिए, इतना ठीक है ना? सही इतना है ना? अब यहां पर एक काम कीजिए, इसको थोड़ा मिटा दे रहे हैं, ऊपर का मिटा दे रहे हैं यहां से, अभी यहां पर जगह है, यहां पर लिख देना, ठीक है ना? चलिए अब एक काम कीजिए यहाँ पे, ठीक, अब इसको फिर से लिख ले रहे थोड़ा सा। अच्छा एक काम यहाँ और कर सकते हैं आप, m अपान r यहाँ कॉमन ही है, m पूरे में कॉमन है, तो इसको ऐसे कर ले रहे हैं t इक्वल टू क्या हो जाएगा? m अपान r, है ना? पूरे में कॉमन ले लो, m अपान r पूरे में कॉमन हो गया। अच्छा अगर चक्कर कॉमन यहाँ लोगे तो m तो कॉमन ही है, r भी कॉमन लिए, तो आप मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो हो जाएगा ये rg cos थीटा, m अपान r लिया, ये हो गया rg cos थीटा, कम हो ही गया, प्लस va डैश स्क्वायर प्लस यहाँ 2rg ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा है, 2rg ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा। ऐसे देख लो, ऐसे नहीं, इसको थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, t इक्वल टू m अपान r। चलिए देखो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 2rg cos थीटा यहाँ आएगा और rg cos थीटा यहाँ पे है। ये बात हो रहा है, देखो यहाँ 2rg मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 2rg होगा, तो 2rg मल्टीप्लाई cos थीटा में करोगे तो 2rg cos थीटा और प्लस यहाँ rg cos थीटा है तो 3rg cos थीटा हुआ नहीं, तो हो गया va डैश स्क्वायर प्लस यहाँ पर वो क्या होगा, 2rg है ये, 2rg प्लस यहाँ 2rg cos थीटा प्लस rg cos थीटा 3rg cos थीटा। ऐसे कर लीजिए, या ये हो गया t इक्वल टू m अपान r ब्रैकेट में va डैश स्क्वायर प्लस rg कॉमन हो गया, आ गया यहाँ पर 2 प्लस 3 cos थीटा। एक ऐसे कर लिया, तो उसको मिटा दे रहे हैं इधर वाला, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना? चलिए ऐसे आप ध्यान दीजिए, ये हो गया t इक्वल टू m अपान r इन ब्रैकेट va डैश स्क्वायर प्लस 2rg ब्रैकेट में 2 प्लस 3 cos, ठीक है ना? चलिए अब देखिए उच्चतम बिंदु पर आपने v को माना है v डैश पहले से va डैश, v को माना है va डैश पहले से मान रखा है, उच्चतम बिंदु पर जो वेग पहले से मान रखा है, डोरी का तनाव जो t है वो मान हो जाएगा ta डैश कर लो, ta डैश t इक्वल टू ta डैश, उच्चतम बिंदु पर बात हो रही है, बिंदु a डैश पर बात हो रही है, और उच्चतम बिंदु पर थीटा का मान क्या होगा? 180 अंश। ये थीटा तो कोई इंच तो है, ये बढ़ते बढ़ते ऊपर जाएगा तो 180 अंश ना होगा थीटा,
ये तीनों मान जरा यहाँ रख दो तो हो जाएगा टी ए डैश बराबर, यहाँ रख रहे हैं इसको, एम अपान आर, यहाँ पर वी ए डैश स्क्वायर प्लस आर जी। अच्छा यहाँ कास 180 होगा तो कास 180 का मतलब होगा -1 है ना, 90 प्लस 90 हुआ तो -sin90, जब -1 हुआ तो यहाँ 2 -3 हो जाएगा यानी -1 होगा, तो ये -rg हुआ, ये क्या हो गया -rg, यही तो हुआ, ठीक है। या टी ए डैश इक्वल टू हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो एम वी ए डैश स्क्वायर डिवाइड बाई आर, मल्टीप्लाई यहाँ हो गया माइनस इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो, आर कटेगा तो -mg हो गया। समीकरण नंबर 3 कर देना इसको, 2 तक हुआ था ना तो 3 कर दिया इसको, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, ज्यों-ज्यों ये कण ऊपर की तरफ जाता है वैसे वैसे इसका जो वेग है वो घटता जाता है, ठीक है। और ये उच्चतम बिंदु को एक न्यूनतम वेग से प्राप्त करता है, मतलब पूरे परिपथ के दौरान अगर पूछा जाए न्यूनतम वेग जो है कहां पर रहेगा तो आप सीधे बताएंगे कि यहाँ ए डैश पर रहेगा, ठीक है ना। तो अगर इसको इतना कम वेग दिया जाए, अब ये निर्भर किस पर करेगा, ध्यान दो, अगर यहाँ तुम ज्यादा वेग से ऐसे घुमा रहे हो, ज्यादा वेग से यहाँ से ले जाओगे तो इसको ये ज्यादा वेग से पार करेगा, अगर धीरे वेग से ले जाओगे धीरे गति पार करेगा उसको, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर हम एक इस तरह से न्यूनतम वेग दे दें जिससे कण जो है केवल इस बिंदु ए डैश को केवल पार कर पाए, बस केवल पार कर पाए, है ना, मतलब इसका वेग जो बहुत ज्यादा वहां पर ना हो, केवल इस बिंदु को पार कर पाए, तो उस अवस्था में क्या होगा, जो डोरी का तनाव है वो तनाव शून्य होगा। देखो ज्यों-ज्यों ये कण ऊपर जाता है डोरी का तनाव घटता जाता है, जब डोरी तनाव घटता है तो वेग भी घटता जाता है। इस सूत्र से देख लो, अगर डोरी तनाव घटेगा तो वेग भी घटेगा, ठीक है। उच्चतम बिंदु पे क्या होता है, अगर डोरी का तनाव शून्य हो जाए तो वेग शून्य नहीं होगा, अगर डोरी तनाव यहाँ पर शून्य होगा तब तो कण यहाँ से लौट आएगा, अगर तनाव यहाँ शून्य होगा तो कण लौट आएगा, लेकिन तनाव अगर यहाँ शून्य होगा तो कण लौटे नहीं, कण यहाँ से पार करेगा, और जैसे ही पार करेगा कण का वेग बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो जो डोरी का तनाव घटा हुआ था वो फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस बिंदु पर डोरी का तनाव जो है अगर शून्य हो जाए तो कण जो है एक बहुत अल्प न्यूनतम वेग से, बहुत अल्प वेग से इस बिंदु को पार करेगा, उस बिंदु को हम कहते हैं क्रांतिक वेग। तो क्रांतिक वेग क्या होता है, क्रांतिक वेग किसी भी ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति करते हुए कण का उच्चतम बिंदु पर वह वेग होता है जबकि डोरी का तनाव उच्चतम बिंदु पर शून्य हो। अगर डोरी का तनाव उच्चतम बिंदु पर शून्य होगा तो उस समय जिस वेग से पिंड जो है क्रॉस करेगा ऊपरी वाले बिंदु को, उसको हम बोलेंगे क्रांतिक वेग। तो ऊपर वाले बिंदु के लिए टी ए डैश की वैल्यू 0 हो जाती है और वी ए डैश की वैल्यू क्या होती है, वीसी। उच्चतम बिंदु पर जो वेग है उसको क्रांतिक वेग हम बोलेंगे कब, जब डोरी का तनाव शून्य हो जाएगा। और ऐसी अवस्था में 0 बराबर यहाँ रखोगे जब तो m इंटू वी सी स्क्वायर बटे आर माइनस यहाँ एम जी हो जाएगा, m का मान लेकर कट जाएगा यहाँ से, तो वी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, जी पक्षांतर होगा प्लस जी, पीछे मुड़ा तो आर जी हो जाएगा, या वी सी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट आर जी, या जी आर कुछ भी कह लीजिए। तो आप जान जाइए कि उच्चतम बिंदु को कोई भी कण जो है वह अंडर रूट आर जी वेग से क्रॉस करेगा। किस वेग से क्रॉस करेगा, अंडर रूट आर जी वेग से क्रॉस करेगा, यही उच्चतम बिंदु पर क्रांतिक वेग कहलाता है। क्या कहलाता है, उच्चतम बिंदु पर यही क्रांतिक वेग कहलाता है। क्लियर बात हो गई। अब अगर उच्चतम बिंदु पर क्रांतिक वेग आर जी है, ठीक है ना, उच्चतम बिंदु पर क्रांतिक वेग हमारा आर जी मान लो है, ठीक है, ये वी ए डैश मान लो आर जी इक्वल हो गया उच्चतम बिंदु पर, तो उस अवस्था में डोरी का तनाव जो है कैसे निकलेगा, अगर निकालना चाहो
थीटा इक्वल टू यहाँ पर 0 रख करके, थीटा इक्वल टू 90 रख करके, थीटा इक्वल टू जो भी अपना चाहो रख सकते हो, ठीक है ना, रख सकते हैं आप। तो कैसे रखोगे, t इक्वल टू क्या हो जाएगा, m अपान r, यहां पर v स्क्वायर, v a डैश का मतलब वही vc है ना, और vc का मान क्या है, √rg है, इसका स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका rg, ठीक है ना, ये rg हो गया, प्लस यहां हो गया आपका rg ब्रैकेट में 2 प्लस। अब चलो, अगर आप यहां पर निकालना चाहते हैं क्या डोरी का तनाव होगा, तो थीटा का मान यहाँ क्या होगा 90, cos 90 का मान 0, ये हो गया आपका 0 खत्म हो गया, तो 2rg, rg हो गया 3rg है ना, 3rg हुआ, r से कटा 3g बचा, 3g को मल्टीप्लाई में करोगे हो जाएगा 3mg, यहाँ क्या हो जाएगा 3mg। तो डोरी का तनाव यहाँ पर अगर कहा जाए तो हो जाएगा t बराबर 3mg। डोरी तनाव अगर यहाँ पूछा जाए तो यहाँ पर जो है थीटा का मान क्या होगा 0 होगा, यहाँ थीटा मान 0 तभी बढ़ रहा है यहाँ से 0 होगा, तो cos 0 मान होगा 1, तो 3 2 5, 5rg हुआ, और v स्क्वायर मान rg है तो 5rg प्लस 1 6rg 6rg हुआ, यहाँ 8 करोगे तो 6mg हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 6mg, तो यहाँ 6mg, यहाँ पर 3mg, यहाँ तनाव 0 रहेगा ही, और ऐसे ही ये घूमता रहेगा, समझ रहे हैं। तो ये टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा, और इसमें जो है ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति कैसे होती है वो आप उसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इसमें न्यूमेरिकल जो भी आपको समझ नहीं आएगा वो आप अपने कक्षा वाले ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में न्यूमेरिकल की जो फोटो है ना, वो ले करके हमको भेजिएगा, तो अगले वाले लेक्चर में जो है हम उस क्वेश्चन पर जो डिस्कस कर लेंगे आपसे, ठीक है ना।